ऑन AS क्लास, बट A2 वाले सिर्फ 8 बच्चों ने देखा था. प्लीज इनके व्यूज बढ़ाओ, ज्यादा देखो ये वीडियोस ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छी तैयारी हो उसके. सो वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट 2, डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम. बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अदन, आप इसको गौर से सुनना. अच्छा जी, अयान, यामीन एंड मरियम, अस्सलाम वालेकुम. वी गोना स्टार्ट. जी बेटे, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ. यूनिट 2, डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम. टॉपिक 1 है डिमांड का. इसकी डेफिनेशन पहले अच्छी तरह आप लोग समझ लो. डिमांड इज सिंपली the willingness and ability of consumers to buy a good or service at different prices per period ceteris paribus. CI मार्क्स स्कीम क्या कहती है कि जैसे ही बच्चा लिख दे विलिंगनेस एक मार्क दे दो, एबिलिटी दूसरा मार्क दे दो, लेकिन मेक द डेफिनेशन प्रॉपर. विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू बाय अ गुड और सर्विस एट डिफरेंट प्राइसेस पर पीरियड छोड़ भी दो तो खैरियत है. ceteris paribus, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. आई एम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर एक छोटा सा क्वेश्चन है श्योर मेरा. श्योर श्योर. सर whenever we write the word ceteris paribus, हमने उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करना होता है साथ ही. नॉट एट ऑल. जैसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, इतना लिख दो तो अच्छी बात है, वरना जरूरत नहीं है. उसको पता है व्हाट ceteris paribus is. ठीक है. अच्छा जी, अब लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, QD आप लिख सकते हैं, हैव एन इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप. मींस के जब भी प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब प्राइस कम होती है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है. ऑन द कर्व मूवमेंट आती है, देखो डिमांड कर्व की स्लोप डाउन करने की वजह ही ये नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. $10 प्राइस थी, 50 यूनिट्स कंज्यूमर्स खरीद रहे थे. $5 पे प्राइस आई तो 70 यूनिट्स खरीद रहे हैं, बी पॉइंट तक मूव किया, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन. अगर प्राइस 5 से 10 पे गई होती तो वी वुड हैव कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी टू ए, 70 से 50 यूनिट्स लेते. तो जब भी प्राइस चेंज होगी, ना डिमांड कर्व ना सप्लाई कर्व दोनों शिफ्ट नहीं होंगे, बिकॉज इट्स एन एंडोजेनस इंटरनल वेरिएबल, राइट. अलबत्ता इनकम, फैशन, टेस्ट वगैरह ईडी पैम्स के फैक्टर्स जब चेंज होंगे तो पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट होगा. किसी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो, price change only causes movement along demand and supply curves. There is no shift. Right जी. तो देखो एक्सटेंशन क्या है. if price fell, यहाँ पे आ गया जी, हाँ, if price falls, quantity demanded increased to 70 units, this is called extension of demand. If price rose from 5 to 10, quantity demanded fell from 70 to 50 units, this is called contraction. ये दोनों movements along the curve होंगी. ये बड़ा सा मैंने नोट दिया हुआ है बोल्ड में. सॉरी. price change does not shift demand curve. There is only movement along the curve called extension and contraction. तो अगर एक्सटेंशन को डिफाइन करने को वो कहे तो सिंपली व्हेन प्राइस फॉल्स देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड पीपल बाय मोर ऑफ दैट प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन. कॉन्ट्रैक्शन क्या है जी, व्हेन प्राइस राइजेस देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड कंज्यूमर्स बाय लेस ऑफ दैट प्रोडक्ट, कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट ये सब आ गया है, लेकिन स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज शूट. ऑलराइट जी. इक्वेशन ऑफ डिमांड ये आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए करनी होती है. डिमांड कर्व का ये जो डाउनवर्ड स्लोप है उसको हम स्टडी कर रहे हैं. क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस. तो बिल्कुल सही बात है, क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस पे बेस कर रही है. अलबत्ता लेवल ऑफ डिमांड अदर फैक्टर्स, इनकम, फैशन, एडवर्टाइजमेंट वगैरह से चेंज होता है ईडी पैम्स वालों से. सो QD स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी डिमांडेड. आप एग्जाम में QD लिख सकते हो कैपिटल में. F स्टैंड्स फॉर फंक्शन, P स्टैंड्स फॉर प्राइस हियर. ठीक है. अब देखो इसकी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं. QD इज इक्वल टू फंक्शन क्या है जी, A माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. अब A और B क्या हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ऑन द डिमांड कर्व, जैसे मैंने ऊपर लगाए हुए. सो A माइनस बी इंटू प्राइस. ठीक है. अब एक एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए कि इसको समझ सकें और एग्जाम में भी कर सकें. A को वैल्यू दी है हमने 50 यूनिट्स, B को 10 यूनिट्स. इनिशियल प्राइस P1 $1 है, न्यू प्राइस P2 $2 है. हम साबित क्या करना चाह रहे हैं कि प्राइस जब 1 से $2 पे जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड वाइस वर्सा. वैल्यूज पुट की एट प्राइस P1 $1, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू A माइनस BP, यानी 50 माइनस 10 इंटू 1. पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 10 को 1 में मल्टीप्लाई करके मैथ के बॉड मैथ रूल को फॉलो करो. 50 माइनस 10 यानी जब $1 प्राइस थी
40 यूनिट्स डिमांड हो रहे थे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अब हमने प्राइस बढ़ाई P2। प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दे। Who's that अदन? यस सर। ये देखो बेटे, डिमांड कर्व की जो फंक्शन है, डिमांड कर्व की जो इक्वेशन है, वो है क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। और फंक्शन क्या है? A माइनस बी इंटू प्राइस। ए की वैल्यू हमें इस सम में मिली हुई है 50 यूनिट्स, बी की वैल्यू 10 यूनिट्स, ठीक है। इनिशियल प्राइस P1 $1 है और फिर नई प्राइस $2। जब वैल्यूज हमने पुट किया देन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, पी वाली इक्वेशन में 50 वाज ए माइनस बी वाज 10, $1 प्राइस थी, उसमें मल्टीप्लाई किया 10 को तो वो 10 रहा, 50 माइनस 10, $1 जब प्राइस थी, 40 यूनिट्स क्वांटिटी डिमांडेड हो रहे थे। अदन समझ आ गई बच्चे? यस। अब इसी का आप मुझे सॉल्व करवाओ कि जब प्राइस P2 पे जाएगी $2, तो इसी इक्वेशन को जरा सॉल्व करवाओ। कैसे करेंगे? वैल्यूज डालो जरा। सर 1 मिनट। टेक अ टाइम, कोई मसला नहीं। सिर्फ प्राइस चेंज हुई है, बाकी सब तो वैसे ही है ना? यस सर। सर 50 माइनस 10 2 सर इज इक्वल टू 50 माइनस 20 एंड शाबाश। आंसर इज 30। 30 यानी प्राइस $1 से $2 पे गई तो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड $40 से 30 यूनिट्स पे आ गई। समझ आ गया? सिंपली प्रूव कर रहे हैं कि डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। सब बच्चों को इक्वेशन समझ आ गई या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ये देखो उसका सोल्यूशन एट प्राइस $2, a minus bp यानी 50 minus 10 into 2, 50 minus 20, 30. So as price rose from $1 to $2, quantity demanded contracted from 40 units to 30 units. सब बच्चों को मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं तो बताओ। ओके अब जी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड या शिफ्टिंग डिमांड कर्व्स। यहाँ कुछ बच्चों को बार बार इनको पीडी से मिला देते हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस में ले आते हैं। आज इनको बहुत क्लियर कर लो। वी विल नॉट बी एबल टू रिवाइज इट इन दिस डिटेल लेटर। हम अब पास्ट पेपर्स पे जाएंगे इन क्विक रिवीजन्स के बाद। जस्ट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट। तो प्राइस चेंज सिर्फ ऑन द कर्व मूवमेंट करता है, कॉल्ड एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि प्राइस इंटरनल एंडोजेनस फैक्टर है। देखो प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है साइड पे, तो प्राइस चेंज को हम ऑन द कर्व दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ और चेंज हो, इनकम वगैरह, फैशन, टेस्ट, एडवर्टाइजमेंट, पॉपुलेशन, तो पूरा कर्व शिफ्ट होगा। मसलन इनकम्स बढ़े और गुड नॉर्मल है तो D0 से हम D1 पे पूरा बाहर शिफ्ट हो जाएगा। इनकम्स गिरें, लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा D2 पे। एडवर्टाइजमेंट अच्छी हो, बाहर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह पॉपुलेशन कम हो, लेफ्ट पे शिफ्ट। समझ आ गया? अदर फैक्टर्स other than price, external factors, exogenous factors will shift demand curve, जिनको हम EDPAMs के नाम से पढ़ते हैं। सब बच्चों को ये क्लियर हो गया? ओके एक बार मैं आप लोगों की जरा अपना लेवल देखना चाह रहा हूँ जल्दी से। मुझे बताइएगा, कोई बच्चे बता सकते हैं EDPAMs के जो फैक्टर्स हैं, आई में क्या है? व्हाट इज आई? एनीवन? इनकम्स, ठीक है। इनकम्स बढ़े तो डिमांड के बाहर शिफ्ट होते हैं, स्पेशली नॉर्मल गुड्स के, इंफीरियर गुड्स के लेफ्ट पे शिफ्ट होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा अब मुझे बताएं जी, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, नॉट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट सप्लाई का फैक्टर है, पूरा चैप्टर उस पर पढ़ा है हमने। सो डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स वगैरह, उससे डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। डायरेक्ट टैक्सेस कम हो तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द एनीवन? राइट, बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। और अगर डायरेक्ट टैक्सेस बढ़े, इनकम टैक्स बढ़े, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर के पास कम बचेगी। एवरीवन क्लियर? माइक्स बंद कर दो जरा प्लीज, डिस्टॉर्शन आ रही है। अलबत्ता क्वेश्चन हो तो यू मोस्ट वेलकम टू आस्क। उसके बाद जी नेक्स्ट आई स्टैंड्स फॉर, मैं खुद ही कर देता हूँ ताकि हमारा चले। थैंक यू जी। इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट को जरा डिटेल में करते हैं। उस पर क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत कर जाते हैं।
लेट्स से सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट के कहने पे इंटरेस्ट रेट कम किया, उससे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रिटर्न ऑन सेविंग दोनों कम होंगे, कंज्यूमर सेव ज़्यादा करेंगे, बोरो कम करेंगे, और उसके रिजल्ट में कंजम्पशन कम, डिमांड ओ ज़्यादा, कंजम्पशन ज़्यादा, बोरो ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन ज़्यादा, डिमांड के बाहर शिफ्ट होगा। थैंक यू रास। तो अच्छे बच्चे हेल्प आउट, या जो भी था, रामीन रास जो भी थे, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्न ऑन सेविंग कम, लोग सेव कम करेंगे, बोरो ज्यादा करेंगे, लोन लेके वापस पे करना आसान है, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, एंड इंटरेस्ट रेट बढ़े तो वाइस वर्सा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिटर्न ऑन सेविंग ज्यादा, लेफ्ट पे शिफ्ट। पी स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा, ऑटोमेटिकली ज्यादा लोग हैं, ज्यादा कपड़े चाहिए, ज्यादा चीजें चाहिए, बाहर शिफ्ट, और पॉपुलेशन कम तो लेफ्ट पे शिफ्ट। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुल हो जाए, इफेक्टिव हो तो राइट पे शिफ्ट, साथ में ये डिमांड को इनइलास्टिक भी कर देती है, जस्ट इन केस, ये रिमाइंड करवा रहा हूँ, क्वेश्चन था ना पेपर में। और एडवर्टाइजमेंट अगर इनइफेक्टिव थी, कोई नेगेटिव इमेज चला गया तो लेफ्ट पे भी शिफ्ट हो सकती है। एम फॉर मीडिया, पॉजिटिव मीडिया, अगर मीडिया तारीफें कर रहा है आपकी चीज़ों की कि बहुत हेल्थी है ये, दिस एंड दैट, उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट पे शिफ्ट होगा। और अगर मीडिया नेगेटिव रिपोर्टिंग दे रहा है कि जी कुरकुरे में प्लास्टिक है, फलाना फलाना फलाना, तो डिमांड के विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। उसके बाद रह गया जी हमारे पास मीडिया और सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। सब्सटीट्यूट्स होते हैं बेटे, ये आपने क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में भी पढ़ा है, alternatives used in place of one another fulfill the same demand, same desire. So अगर एक सब्सटीट्यूट महंगा हो, उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है आपस में, कोक एंड पेप्सी, एक महंगा हो दूसरे की डिमांड राइट पे शिफ्ट हो जाएगी, और एक सस्ता हो तो दूसरे की डिमांड लेफ्ट पे, क्योंकि लोग पहले वाला ज्यादा खरीदेंगे। सब्सटीट्यूट्स क्लियर हुआ, एसपीसीएन याद रखना, सब्सटीट्यूट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्स नेगेटिव रिलेशनशिप। बच्चा क्लियर हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं जी? जॉइंटली डिमांडेड, दे आर यूज टुगेदर, दे इंक्रीज ईच अदर्स यूटिलिटी। तो अगर लेट्स से गाड़ियां और पेट्रोल, यस एब्सोल्युटली, गाड़ियां सस्ती हुई, लोगों ने गाड़ियां ज्यादा खरीदी, पेट्रोल का डिमांड कर्व, उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं था, पूरा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ये सारी डिटेल्स आपके ईडी पैम्प के फैक्टर्स में डिटेल में दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूट के ग्राफ एक बार देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा, सब्स्टिट्यूट्स आर ऑल्टरनेटिव गुड्स दैट फुलफिल द सेम वांट and are used in place of each other, such as honey and jam. They have a positive relationship between them. If price of one jam rises, demand for the other honey will also rise. Jam की प्राइस देखो कम की है मैंने यहाँ पे, ठीक है, जैम सस्ता होने की वजह से लोगों ने जैम ज्यादा खरीदा है ऑन द कर्व, और हनी का पूरा डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अच्छा, आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी, यहीं पे मैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी थोड़ा सा कवर कर दूं। देखो, वो पूछता है कभी कभी, हाउ डू इकोनॉमिस्ट्स नो सम गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, या अपने डेटा में दो सब्स्टिट्यूट्स दे देता है, जैसे वेनिला, वेनिला एंड वेनिलन थे आपके एक डेटा में, तो उसने कहा कि वेनिलन सस्ता हो रहा है, व्हाट विल हैपन टू डिमांड फॉर वेनिला, हाउ विल इकोनॉमिस्ट नो कि कौन सी गुड्स हैं? तो आप कहेंगे दे आर सब्स्टिट्यूट्स बिकॉज रिलेशनशिप इज पॉजिटिव, एज वेनिलन बिकेम चीपर, डिमांड फॉर वेनिला शिफ्टेड टू लेफ्ट। अब क्रॉस इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे आएगा? द क्लोजर द सब्स्टिट्यूट्स द ग्रेटर द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम। जैसे कोक एंड पेप्सी, होंडा एंड टोयोटा बड़े क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, एक दूसरे पे मेजर फर्क आएगा प्राइस चेंज का, एक की प्राइस चेंज हो दूसरे की डिमांड पे मेजर फर्क आएगा, आंसर विल बी ग्रेटर देन वन इलास्टिसिटी। दूर के सब्स्टिट्यूट्स हो कोक एंड गोमे वगैरह, तो उसमें जरा कम इफेक्ट आएगा, इन इलास्टिक डिमांड होगी, रहेगी पॉजिटिव। बच्चों समझ आ गया? मैंने इलास्टिसिटी थोड़ी सी मिक्स की है, आई होप यू नॉट कंफ्यूज्ड। अदन किड्स लाइक यू नो हु जॉइन लेट, कोई मसला तो नहीं है? नो सर। ओके, अब जी कॉम्प्लीमेंट्स का देख लो, दे आर जॉइंटली डिमांडेड, यूज टुगेदर, इंक्रीज ईच अदर्स यूटिलिटी, टी एंड बिस्किट्स, कार्स एंड पेट्रोल, यू नो कार्स एंड टायर्स, कुछ भी कर सकते हो। अब गाड़ियां सस्ती हुई, नेगेटिव रिलेशनशिप है, गाड़ियां सस्ती होने से लोगों ने गाड़ियां ज्यादा खरीदी, देखो क्वांटिटी ऑन द कर्व बढ़ी, पेट्रोल का पूरा डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हो गया। किसी बच्चे को कोई मसला जी ईडी पैम्स के फैक्टर्स में? नो सर। Quick recap what we've learned. Definition of demand: willingness and ability of consumers to buy a good or service at different prices per period, ceteris paribus. फिर हमने देखा डिमांड कर्व नीचे क्यों स्लोप होता है, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का।
प्राइस बढ़े तो हम कम खरीदते हैं ऑन द कर्व, कॉन्ट्रैक्शन आती है एंड वाइस वर्सा, इसलिए नीचे आता है। प्राइस चेंज डज नॉट शिफ्ट डिमांड कर्व, ऑन द कर्व मूवमेंट आती है। फिर हमने उसकी क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वेशन सॉल्व की, क्यू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी, और प्राइसेस डाल के हमने देखा प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट करती है। फिर हमने शिफ्टिंग फैक्टर्स देखे, ईडी पैम्स, प्राइस के अलावा इनकम्स, डायरेक्ट टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट, पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। इसके अलावा भी छोटे छोटे अदर फैक्टर्स, वेदर, अब गर्मी है तो हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, सर्दी होती तो कॉफ़ी चाय पीते हैं, वो भी छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, फैशन, टेस्ट एक्सेट्रा। राइट जी। अब हमने सब कर लिया, याद रखिएगा सब्स्टिट्यूट्स का पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्स का नेगेटिव रिलेशनशिप, SPCN। ये एक फोरगॉटन टॉपिक है, MCQ में आता है और बच्चे अक्सर औकात गलत कर जाते हैं, हालांकि इट्स अ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। जी अब देखो, डिराइविंग मार्केट डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। Horizontal sum of individual demand curves gives us a market demand curve. जब भी वो कहे how is an individual demand curve derived for a normal good या in a short run, जो भी ऐसी बात करे, आपने you look for statement like it's the sum of individual demand curves, it's the aggregation of individual demand curves, it's the collection of individual demand curves, या फिर ये horizontally add करना individual demand curves को market demand curve। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेट्स से दो कंज्यूमर हैं इस मार्केट में, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। $5 की प्राइस पे मिस्टर ए 10 यूनिट खरीद रहा है, डिमांड कर्व पे जाके हमने देखा है बी साहब 20 ले रहे हैं, तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई, हमने एक्स्ट्रापोलेट किया, A.30 मार्केट डिमांड है। $4 पे प्राइस आई, मिस्टर ए 15 खरीद रहा है, मिस्टर बी 25, जमा किया 40 मार्केट डिमांड कर्व। हमने दोनों पॉइंट्स को जमा किया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को हॉरिजॉन्टली जमा करने से मार्केट डिमांड कर्व निकल आता है। ये कॉन्सेप्ट फॉरगॉटन है, प्लीज याद रखिएगा। समझ आ गया बच्चों, कोई मसला यहाँ पे? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब हम चलते हैं जी, थोड़ा सा आपने किया हुआ है, जरा शिफ्ट है लेकिन सप्लाई पे हम जा रहे हैं। वही डेफिनेशन है, थोड़ी सी उल्टी होगी। विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स टू सेल अ गुड और सर्विस एट डिफरेंट प्राइसेस पर पीरियड सिट्रस पैरिबस। बाय की जगह सेल आ गया, कंज्यूमर्स की जगह प्रोड्यूसर्स आ गया। सो इट इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स or firms to sell a product at different prices per period, ceteris paribus। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ स्लोप करता है, दो मोटिव्स की वजह से। इधर बच्चे भूल जाते हैं, प्रॉफिट मोटिव याद रखते हैं, कॉस्ट कवरेज मोटिव को भूल जाते हैं। जब $10 प्राइस थी, फर्म्स कितना सप्लाई कर रही थी, 20 यूनिट्स पॉइंट ए पे। $15 पे प्राइस गई, एक्सटेंशन आई अलोंग द कर्व, शिफ्ट नहीं होगा प्राइस चेंज से। बी पॉइंट पे हम गए, अब फर्म्स $15 पे 30 यूनिट सप्लाई कर रही है। हुआ क्या है, प्राइस बढ़ने से फर्म्स को ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा है, ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं। और पहले कुछ फर्म्स की कॉस्ट कवर नहीं हो रही थी $10 पे, वो सप्लाई नहीं कर रही थी। अब 15 पे प्राइस गई है तो ए से बी तक उन फर्म्स ने भी सप्लाई करना शुरू कर दिया। सो व्हाई डज सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड्स? एक प्रॉफिट मोटिव और दूसरा कॉस्ट कवरेज मोटिव, फर्म्स की कॉस्ट कवर हो रही होती है। बच्चों कोई कंफ्यूजन, कोई यहाँ पे स्ट्रेस? नहीं सर। ओके जी, वंडरफुल। हाँ जी हाँ जी। सर कॉस्ट कवरेज वाला फिर समझा दें। आप कौन है? इरास। इरास, आपने लास्ट टाइम भी पूछा था, लेट्स रिमेंबर दैट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप लेडीज के हैंड बैग्स बेच रही हैं, आपने वो बैग 5000 में खरीदा है, मार्केट प्राइस इज 3000, वुड यू सेल बेटे? नो। आप नहीं बेचोगे। मार्केट प्राइस बढ़ी 4000 पे, वुड यू स्टिल सेल? आपकी कॉस्ट ऑफ बाइंग इज 5000, बेचोगे कि नहीं? नो। 6000 पे गया, आपने बेचना शुरू कर दिया। व्हाई इज दैट? क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर हो रही है और थोड़ा सा प्रॉफिट भी नजर आ रहा है, तो कॉस्ट कवरेज मोटिव along with profit motive made you buy sell more of that product। समझ आ गई बात? यस सर। एक्सीलेंट, शाबाश। राइट जी, तो ये हो गया, जब भी प्राइस बढ़ेगी एक्सटेंशन सप्लाई के ऊपर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और जब प्राइस कम होगी कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्ट सप्लाई कर्व नहीं होगा। नोट देख लें बोल्ड में, प्राइस चेंज डज नॉट शिफ्ट आइदर डिमांड और सप्लाई कर्व। बच्चों कोई क्वेश्चन? हमने डिमांड कर लिया, सप्लाई का बेसिक्स कर लिया, अब हमने सप्लाई के फैक्टर्स को बिल्कुल अलग रखना है डिमांड फैक्टर्स से, पी डी से, पीईएस से, ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो सप्लाई के फैक्टर्स हैं जी रिविंटस नाम के। एक बार उसी ड्रिल से
R stands for Raw material, sir. raw materials price. Yes. I stands for which taxes? तसल्ली से Indirect. indirect. Yes. taxes, sir. VAT हो गया, tariff हो गया, excise duty, any tax on goods and services. वो क्या है ना, fuzzy drinks पे टैक्स लगा है, cigarettes पे टैक्स लगा है, रिमेंबर वो indirect है. डायरेक्ट है इनकम्स पे, प्रॉफिट पे, प्रॉपर्टीज पे, वेल्थ पे. राइट? सो R for raw material price, I for indirect taxes, W for Wages, wages, यानी वर्कर्स की wages. नेक्स्ट I for सेम है जो डिमांड, Interest rates. इंटरेस्ट रेट्स. वेरी गुड. Interest rates. यस. नेक्स्ट N for समथिंग टू डू विद natural disasters या good weather. शाबाश. T stands for Technology. technology and S stands for Subsidies. सब्सिडीज. अब आप सबको समझ आ गया, सब्स्टिट्यूट्स को सब्सिडीज से मिक्स नहीं करना. सब्स्टिट्यूट्स इज डिमांड का फैक्टर. सर सब्सिडीज का इंटरेस्ट रेट का जो फैक्टर है वो दोनों में, सप्लाई के फैक्टर्स में और डिमांड दोनों में factors कॉमन है. same ना? दोनों में कॉमन है. ठीक है. और इफेक्ट भी कॉमन है. सबसे पहले याद रखना, ये पहले इक्वेशन ऑफ सप्लाई जल्दी से देख लेते हैं. Quantity supplied is a function of price, just like quantity demanded was a function of price. QS stands for quantity supplied, F for function, P for price. खोलते हैं फंक्शन को. क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू A प्लस BP. दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हमारे कर्व के ऊपर हैं A और B, अब उनमें प्लस आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है. लेट्स पुट वैल्यूज इन द इक्वेशन. A is again 50, B is 10. इनिशियल प्राइस वाज 1, न्यू प्राइस विल बी 2. हम पहले 1 प्राइस डालते हैं. 50 प्लस 10 इंटू 1, 60 यूनिट सप्लाई हो रहे थे जब प्राइस $1 थी. फिर 50 प्लस 10 इंटू 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 20 हुआ. 50 प्लस 20, 70 सप्लाई हो रही है जब प्राइस $1 से $2 पे गई है. प्रूव हो गया पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ऐसी छोटी मोटी इक्वेशन आए तो वैल्यूज को डाल के कर लोगे मेरे बच्चों सॉल्व एमसीक्यू में. Yes, sir. Okay, sounds good, sounds good. All right, let's move on now. Factors influencing या shifting supply curve, Reventus मैंने टर्म लिखी हुई है, ये आपने एग्जाम में नहीं लिखनी, ये मेरी बनाई हुई है, इकोनॉमिक्स इसको नहीं मानती. नोट देखें जरा इंपॉर्टेंट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो, सप्लाई कम होती है, फर्म्स के पास कम पैसा बच जाता है ना चीजें बनाने के लिए. एंड वाइस वर्सा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, वेजेस, रॉ मटेरियल्स वगैरह कुछ भी, सप्लाई राइट पे शिफ्ट होगी. कभी शक हो ना कि राइट लेफ्ट कैसे है, क्वांटिटी लाइन पे देखा करो. देखो S0 से S1 पे सप्लाई 30 से 40 यूनिट्स हो रही है, ये हमने सही राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया, बढ़ा दी है. टैक्स लगा, हमने लेफ्ट पे किया, S0 से S2, 30 की जगह 10 यूनिट सप्लाई हो रहे हैं. तो इसका क्या मतलब है, हमने लेफ्ट पे शिफ्ट करने से अपनी क्वांटिटी सप्लाइड कम की है. कम सप्लाई हो रही है तो लेफ्ट पे शिफ्ट करना है. क्वांटिटी लाइन के हिसाब से देखना है आप लोगों ने. कोई कंफ्यूजन बच्चों? मेन फैक्टर सप्लाई No, कर्व sir. शिफ्ट का. एक क्वेश्चन है. जी जी श्योर अदन. यहाँ जी मेरा बेटा. सर मैंने ना पूछना था सर, जब हम 5 पेपर्स पढ़ते हैं तो वहाँ सप्लाई और डिमांड का कह रहे होता है, तो सर ये हमें कैसे पता लगता है कि हमने एग्रीगेट डिमांड का या एग्रीगेट सप्लाई का ड्रॉ करना है या सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना है? लाइक जैसे एक तो होता है ना रियल जीडीपी और प्राइस. मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ. मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ. तो सर ये डिफरेंस मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ. मुझे ये बताओ, हम प्राइस लेवल और रियल जीडीपी कब लेबल करते हैं? जब हम पूरी मैक्रो इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं. सिर्फ 3 जगहों पे वो ग्राफ बनता है. जब हम कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन दिखाते हैं, ठीक है, जब हम पॉलिसीज गवर्नमेंट की फिस्कल मॉनेटरी सप्लाई साइड वगैरह यूज करते हैं, उस वक्त वो लेबल आते हैं. बाकी सारा माइक्रो है, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, चाहे एक्सपोर्ट के सब्सिडीज हैं, चाहे टैरिफ्स इंपोर्ट्स में हैं, वो सारे माइक्रो के ग्राफ्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के. जब मैक्रो के हों, एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट तब आएगा, एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट तब आएगा. हसन क्लियर हो गया मेरा बेटा? सर जी जी जी. सर आपने बोला कि सिर्फ 3 जगह पे इनके वो बनते हैं, जो आपने प्राइस लेवल रियल जीडीपी वाला. यस, का बोला, और आपने लेकिन बताए 2 हैं, 3 आपने बोला था. मैंने 3 बताया आपको. एक जहां कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन कर रहे हो शो, ठीक है, ये 2 फैक्टर हो गए. डिमांड पुल के लिए एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट कराओगे, कॉस्ट पुश के लिए एग्रीगेट सप्लाई को लेफ्ट पे शिफ्ट कराओगे. और फिर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह के लिए उसमें सारा वो इकट्ठा आ जाएगा. बाकी टैरिफ्स हों, इनडायरेक्ट टैक्सेस हों, सब्सिडीज हों, पॉपुलेशन इनकम चेंज हो, सब माइक्रो है या इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें P and Q लेवल आएगा.
बात समझ आ गई? ओके सर। Yes, now I Okay, think sir. it's a good question that Hassan asked. I'm very happy. अच्छा, अब वही फैक्टर्स देख लेते हैं एक बार. रॉ मटेरियल प्राइस, रॉ मटेरियल महंगे हों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट, एंड वाइस वर्सा. इनडायरेक्ट टैक्सेस, गुड या सर्विस पे लगे सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, टैरिफ्स, कुछ भी. फजी ड्रिंक्स पे टैक्स है, सिगरेट्स पे टैक्स है, कोई ऐसा टैक्स इनडायरेक्ट होता है जो गुड्स या सर्विस पे लगता है, उनके लगने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है. और अगर हट जाएं टैक्सेस तो सब्सिडी वाला इफेक्ट आता है राइट पे शिफ्ट. वेजेस बढ़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, सप्लाई कम, वाइस वर्सा. इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्न ऑन सेविंग. अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट का रेट बढ़ाता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ती है, रिटर्न ऑन सेविंग भी. कॉब एंड रॉस आर बेस्ट फ्रेंड, गो इन द सेम डायरेक्शन. अब फर्म्स बोरो कम करेंगी, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, वाइस वर्सा. समझ आ गया? इंटरेस्ट रेट पे मैं जरा पॉज करता हूं हमेशा, बता दें कोई मसला तो नहीं है. ऑलराइटी. नेचुरल डिजास्टर्स, जलजिला आया, अर्थक्वेक, सैलाब वगैरह, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की कमी, कुछ लैंड गई, कुछ लेबर गई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कमी हो रही है. अच्छा मौसम रहा, अच्छी फसलें हुई, टाइम पे सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सारा कुछ, सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, टू द राइट, सॉरी. टेक्नोलॉजी, एडवांसेस आए टेक्नोलॉजी में, कॉस्ट गिरती है, सप्लाई बढ़ती है, वेरी रेयरली टेक्नोलॉजी फॉल करती है. सब्सिडीज, दीज आर फाइनेंशियल ग्रांट्स बाय गवर्नमेंट, हमने पूरा यूनिट 4 में टैक्सेस एंड सब्सिडीज पे देखा था. इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होता है, और अगर गवर्नमेंट रिमूव कर दे तो लेफ्ट पे शिफ्ट. हमने अब डिमांड सप्लाई सब कर लिया है. एक बार मैं रैंडमली कुछ फैक्टर्स बोल रहा हूं, मुझे बच्चे आप लोग बताते जाएंगे कि किधर शिफ्ट होगा. मैं नाम लेके पूछूंगा बच्चों से. शारून, इनकम्स बढ़ी हैं, डिमांड या सप्लाई, कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा? इनकम्स बढ़ी है तो सर डिमांड राइट पे शिफ्ट होगी. और अगर ये इंफीरियर गुड थी शारून? इंफीरियर, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाती है. शाबाश, नेगेटिव रिलेशनशिप, शाबाश. जी जी बेटे. ओके गुड. नेक्स्ट देखते हैं. अदन इनडायरेक्ट टैक्स लगा है, कौन सा कर्व किधर शिफ्ट करेगा? इनडायरेक्ट टैक्स. सर इनडायरेक्ट टैक्स लगा तो सर डिमांड का सर लेफ्ट पे. विल समबडी करेक्ट अदन हियर? सर वन सप्लाई का लेफ्ट पे शिफ्ट होगा. अदन समझ लो बेटे, अभी मैं बहुत देर लगाई है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस में फर्क करो. डायरेक्ट टैक्सेस है जो इनकम टैक्स है, जो इनकम्स पे असर करते हैं, उससे डिमांड शिफ्ट होती है. इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोड्यूसर्स पे लगते हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ती है, सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होती है. अदन क्लियर हो गया मेरा बेटा? ओके सर. सॉरी यस, सर. नो वरीज, नो वरीज, सीखने के लिए बैठे हुए हैं. अच्छा, मेमुना अजहर, आप मुझे बताएं, स्किल्ड वर्कर्स इमिग्रेट हुए हैं कंट्री में. डोंट फॉल फॉर द सेम ट्रैप. आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन इन ओ लेवल एज वेल. स्किल्ड वर्कर्स मुल्क में आए हैं, कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा? सर सोचो, ये रिविंटस में है इनडायरेक्ट या फिर ईडीपैम्स में? सर ये ईडीपैम्स में है. शाबाश. यानी पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड राइजेस. एक्सीलेंट. डोंट फॉल फॉर द वर्ड वर्कर्स आ गए. वर्कर्स पहले घर खरीदेंगे, खाना खरीदेंगे, कपड़े लेंगे, डिमांड कब शिफ्ट होगा. सो नेवर मिक्स द फैक्टर्स. अच्छा जी, अब आखिरी पूछ रहा हूं. इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, व्हाट विल हैपन टू बोथ सप्लाई एंड डिमांड? लेट्स से या इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड डिमांड भी बढ़ जाएगी. डिमांड भी बढ़ जाएगी. डन. डिमांड भी इंक्रीज करेगी. बस ये चीज राफे, वेल डन. ये हो गए जी सारे फैक्टर्स. अब प्लीज एमसीक्यूज मैं एक आधा करवाऊंगा, यहाँ पे गलत नहीं करना, उस वक्त भी इसी कॉन्फिडेंस से करना है. माइक सॉफ्ट जी, इक्विलिब्रियम समझते हैं? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इसमें 4 बातें आप अगर लिखते हैं तो आपके हर का 1 मार्क है. कोई 2 लिख देंगे, नॉलेज के दोनों मार्क्स आ जाएंगे. अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. इट इज अ पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. इट इज द मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी ट्रेडेड. ये क्वांटिटी कुछ बच्चे नीचे क्यू डी लिख देते हैं, वो सारा ग्राफ गलत है. क्यू एस क्यू डी नहीं लिखना, खाली क्यू लिखना, यानी क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड ट्रेडेड. थर्ड जी, देयर इज नो टेंडेंसी फॉर प्राइस टू चेंज. जब तक ये कोई शिफ्ट नहीं होगा डिमांड सप्लाई, अब प्राइस टिकी हुई है. नंबर 4, मार्केट क्लियर्स. कोई शॉर्टेज नहीं, कोई सरप्लस नहीं. इस प्राइस पे जितने लोग बेचना चाह रहे हैं बेच पा रहे हैं, जितने खरीदना चाह रहे हैं खरीद पा रहे हैं. तो बेसिक इक्विलिब्रियम समझ आ गया. वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इट्स द मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी ट्रेडेड. नो टेंडेंसी फॉर प्राइस एंड क्वांटिटी टू चेंज.
Market clears, no shortages, no surpluses. All clear बच्चों? Yes, sir. Disequilibrium इसका उल्टा हो जाएगा. A point where demand is not equal to supply. Market, price and quantity ये नहीं बन सकी. There is tendency for price to change. Price अगर equilibrium से नीचे होगी तो खुद ही ऊपर आएगी. Market does not clear, shortages या surpluses exist करेंगे. बिल्कुल उल्टा. समझ आ गया बच्चों? Yes, sir. अब इस ग्राफ को देखें. अगर ये बना बनाया मसला आ रहा है, अब आना नहीं चाहिए, बहुत दफा किया हुआ है, तो मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा कर दूंगा. Equilibrium was at price P, E was the equilibrium, quantity was Q. प्राइस गई किसी वजह से P1 पे, तो मुझे बताएं बच्चों क्या हो रहा है. P1 पे डिमांड इज ओनली, डिमांड के अब तक जाके देखें कितनी डिमांड हो रही है, क्वांटिटी लाइन से देखें. ए यानी Q1 100 यूनिट्स, ठीक है. Q1. और सप्लाई कितनी हो रही है प्राइस P1 पे? So supply Q2. Q2 यानी 200. तो अब ये क्या पैदा हो रहा है? सरप्लस. सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड. सरप्लस की वजह से प्रोड्यूसर्स का माल नहीं बिकेगा, प्रेशर आएगा प्राइस पे नीचे जाने को. देखो एरोज दोनों वापस इक्विलिब्रियम पे हम ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो गए. ये खुद ही हो रहा है विदाउट गवर्नमेंट, विदाउट एनीवन्स इंटरवेंशन. फिर किसी वजह से अगर प्राइस नीचे होती है P2 पे, पहले सी पॉइंट पे सप्लाई कर्व आया, सिर्फ 100 यूनिट्स Q1 सप्लाई हो रही है और डिमांड कर्व तक गया तो 200 डिमांड है. अब शॉर्टेज पैदा हो गई, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. अब कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पे खरीदने को तैयार हो जाएंगे, प्राइस बढ़ना शुरू होगी, वापस प्राइस P पे आ जाएगी जहां इक्विलिब्रियम था. इसलिए हम इसको बोलते हैं टेंडेंसी फॉर प्राइस टू चेंज व्हेन इक्विलिब्रियम इज नॉट देयर. ये बेटे समझ आया है या नहीं? Yes, sir. एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं, इसमें बच्चे गलती करते हैं. As seen in the above figure, if price was above equilibrium at P1, there is surplus. Supply is Q2, and which is greater than demand. Just Q1 demand hai. Surplus will put pressure on price to fall. Quantity demanded will extend A से E point तक. Quantity supplied will contract B से E point तक. Back to equilibrium. ये आपको आना बहुत जरूरी है. अगले क्वेश्चन में हमने ये देखना है चीज. शॉर्टेज वाली बात करते हैं. As seen in the above figure, if price was below equilibrium at P2, अब जी there is shortage as demand is Q2 and supply is just Q1. Shortage will put pressure on price to rise. Quantity demanded contract होगी D point से E point तरफ, arrow देखो, and quantity supplied extend होगी C से E point तक, वापस equilibrium. ये automatically markets में आज भी as we speak is happening. बच्चों समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? सर हम डेड वेट लॉस करेंगे, लाइक जो सी से ई तक का थोड़ा सा डिफरेंस नहीं बेटे, है. डेड वेट लेकिन लॉस जब आता है हम जब back to शिफ्ट our- होते हैं, जब शिफ्ट होते हैं. वैसे इन अ वे यू राइट एज वेल, लेकिन अभी उस पे ना जाओ, अभी वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ना लाओ, ठीक है? ओके सर. ओके. पास्ट पेपर क्वेश्चन बड़े आसान 8 मार्क्स हैं और आप लोग ना अटेम्प्ट करेंगे और डर जाएंगे. प्लीज डू नॉट मिस सच क्वेश्चंस. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड क्वांटिटी एंड हाउ मार्केट रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम. सबसे पहले डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम और एक बेसिक ग्राफ बना दो जिसमें इक्विलिब्रियम दिखा दो. 2 मार्क्स आ गए. इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, 1 मार्क. देयर इज नो शॉर्टेज एंड सरप्लस, दूसरा मार्क. नो टेंडेंसी टू चेंज, मार्केट क्लियर्स, तीसरा, चौथा, 2 दे देगा आपको. बेसिक इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ बना दो, ये सारा आंसर ऊपर मौजूद है. ये बना दो. सही लेबल्स, प्राइस, क्वांटिटी, हमेशा प्लीज लेबल्स साथ साथ कीजिएगा. पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, किसी बच्चे ने आज क्लास में डिमांड की जगह सप्लाई और सप्लाई की जगह डिमांड लिखा था, सब गलत हो गया था. डिमांड नीचे आ रहा है D, फिर सप्लाई कर्व ऊपर जा रहा है S. ये क्रॉस बना के जहां इकट्ठा हो रहा है E लिखो, प्राइस क्वांटिटी बनाओ और फिर एक्सेस के ऊपर भी PQ का लेबल कर दो. 2 मार्क्स आपके ये आ गए. 2 लाइन साथ लिख दें कि इक्विलिब्रियम इज वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई and there's no tendency for price to change, it's market price and quantity. फिर डिसइक्विलिब्रियम बता दीजिएगा, फिर डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी नहीं है, टेंडेंसी फॉर प्राइस टू चेंज है, मार्केट क्लियर नहीं हो रही, शॉर्टेजेस एंड सरप्लसेस हैं. क्वेश्चन उसने क्या पूछा, ये वाला कि डिसइक्विलिब्रियम होता क्या है, वापस कैसे मार्केट क्वांटिटी इक्विलिब्रियम पे और प्राइस वापस जाती है. ये बना के एक प्राइस ऊपर लगाएं, उससे सरप्लस नजर आएगा. 2 एरोज नीचे लगा के सरप्लस को एक्सप्लेन करिएगा कि सरप्लस से प्राइस गिरती है, क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड करती है, क्वांटिटी सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट करती है. फिर जी अगर नीचे P2 पे गई थी प्राइस, शॉर्टेज क्रिएट होगा, शॉर्टेज से प्राइस बढ़ेगी P2 से P की तरफ,
क्वांटिटी सप्लाइड एक्सटेंड करेगी, क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बैक टू इक्विलिब्रियम, ऑल 8 मार्क्स। इसको प्लीज अच्छी तरह कर लीजिएगा बच्चों। कोई क्वेश्चन यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन? यस यस प्लीज। अब जी, शिफ्ट्स ऑफ डिमांड एंड और सप्लाई एंड इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। हम सिंगल शिफ्ट्स कर रहे हैं। पहले डिमांड शिफ्ट, सारी कंडीशंस हम करेंगे। डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्यों इंक्रीज हो रही है जी? पॉपुलेशन बढ़ी, एडवर्टाइजमेंट आई। अब जरा नोट करो, अगर दोबारा बनाना तो मैं दोबारा बनाता हूँ ये ग्राफ। इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज एट E where demand curve D and supply curve S दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे। प्राइस वाज P, क्वांटिटी वाज Q। एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुल हुई या पॉपुलेशन बढ़ी, पूरा डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ, D1 पे। अब बच्चे फटाफट नया इक्विलिब्रियम बनाते हैं, नई प्राइस और क्वांटिटी, 4 मार्क्स पर रुक जाते हैं। नो, डू द इंटरनल वर्किंग। ओरिजिनल प्राइस पे जाके देखो, अब सप्लाई कर्व वहीं E पॉइंट पे खड़ा है और डिमांड कर्व मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं, A पॉइंट तक आ गया है। तो E से A तक क्या है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, देयर इज अ शॉर्टेज। शॉर्टेज वुड पुट प्रेशर ऑन प्राइस टू राइज। आपने ऐसे फॉर्म में लिखना है, नीचे जैसे लिखा हुआ है। क्वांटिटी सप्लाइड विल एक्सटेंड E से लेके E1 तक, क्वांटिटी डिमांडेड विल कॉन्ट्रैक्ट A से E1 तक। नई प्राइस P1, क्वांटिटी Q1, दोनों प्राइस एंड क्वांटिटी मार्केट में बढ़ गई। पूरे 8 मार्क्स आपके आ गए बच्चे। कोई कंफ्यूजन? प्लीज डू नॉट बी शाय। अगर दोबारा बनाना है, मैं दोबारा यही ग्राफ बना के दिखाता हूं। ओके, अब दूसरा सिचुएशन, डिमांड फॉल्स, डायरेक्ट टैक्सेस लगे थे, इनकम टैक्स वगैरह, या डिस्पोजेबल इनकम कम हुई, कुछ भी ऐसा हुआ। अब इनिशियल इक्विलिब्रियम देखो, E जीरो पे है, जहां सप्लाई का, अच्छा जब लेबल करो, अगर जीरोज यूज कर रहे हो तो सारे पहले जीरोज यूज करो। खाली S कर रहे हो, D कर रहे हो तो खाली करो। मिक्स ना करो कि एक S0 है, D1 कर दो, वो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा और आपके मार्क्स काटेगा। जैसे मैंने क्या लेबल यहाँ पे किया है, S0 इनिशियल मेरा सप्लाई कर्व है, D0 नीचे आने वाला डिमांड कर्व है, E0 जहां वो इकट्ठे हुए प्राइस मैंने लिखी P0 और क्वांटिटी Q0, सेम कंसिस्टेंट लेबलिंग। अब इनकम टैक्स लगा, पूरा डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ। नया इक्विलिब्रियम बनाने से पहले ओरिजिनल प्राइस पे देखो, P0 पे डिमांड कर्व अब A पे आ चुका है, सप्लाई कर्व वहीं E0 पे खड़ा है। सो A to E0, supply is greater than demand, there is a surplus which will put pressure on price to fall। अब एरोज देखो, क्वांटिटी सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुई E0 से E1, क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड हुई A to E1, नई प्राइस लोअर प्राइस है P1 और क्वांटिटी लोअर है Q1। समझ आ गया बच्चों? डिमांड की दोनों सिचुएशंस हमने कर ली। अगर कोई क्वेश्चन है या दोबारा बनाना है ग्राफ तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एनीवन? ये वाला फिर एक्सप्लेन करते हैं। बना के दिखाऊं या एक्सप्लेन करूं? खाली बताएं मुझे। सर वो सरप्लस वाला समझिए कि सरप्लस कैसे है। आप देखो इरास, प्राइस P0 थी, डिमांड कर्व शिफ्ट होके D1 पे आ गया। अब इस P0 प्राइस पे देखो, डिमांड कर्व कौन से पॉइंट पे, मैंने पॉइंट भी लगाया हुआ है। P0 से जाओ, नया डिमांड कर्व D1 किस पॉइंट पे है? A पे, और सप्लाई कर्व वहीं खड़ा है E0 से। तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई, सरप्लस हो गया। मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है, सरप्लस क्रिएट हुआ, उससे प्राइस पे प्रेशर आएगा नीचे आने का, क्वांटिटी सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड टिल वी रीच द न्यू इक्विलिब्रियम विद अ लोअर प्राइस एंड लोअर क्वांटिटी। इरास बेटे समझ आया या बना के दिखाऊं एक बार? आ गया सर। ओके, एनीवन जी? जी जी, सर एक्सप्लेन भी करना होगा कि व्हाई डिमांड फॉल्स, फॉर एग्जांपल बिकॉज़ देखो बेटे, वो आपको, मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो आपको क्वेश्चन देगा। ये सर क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। अभी क्वेश्चन करते हैं, अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। अभी हम बेसिक्स ले रहे हैं। सप्लाई इंक्रीजेस, सप्लाई क्यों बढ़ेगी? लेट्स से सब्सिडीज का उसने कह दिया। इनिशियल इक्विलिब्रियम कहाँ था? अदन आप मुझे बताओ, मैंने कहाँ पे इनिशियल इक्विलिब्रियम बनाया हुआ है इस ग्राफ के मुताबिक? देखो सर E0, यानी S0 D0 एक दूसरे को कट कर रहे थे, प्राइस वाज P0, क्वांटिटी वाज, मुझे Q0 लिखना चाहिए था, मैंने खाली Q लिखा हुआ है, Q0, ठीक है। अब सब्सिडी से सप्लाई कर्व अदन बेटे बाहर शिफ्ट हुआ है S1 पे। आप मुझे बताओ, ओरिजिनल प्राइस पे P0 पे अब क्या ज्यादा है, डिमांड या सप्लाई? क्या हो रहा है? सर प्राइस P0 पे जाओ, सप्लाई कर्व कहां पे आ चुका है? A पॉइंट पे, और डिमांड E0 पे है, तो क्या ज्यादा है? सर सप्लाई लिखा हुआ है सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, सरप्लस क्रिएट हो गया।
सरप्लस क्रिएट होने से प्राइस गिरी, क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस गिरने से कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंडेड, नया इक्विलिब्रियम E1 पे आया जहां S1 और D0 कट कर रहे थे, प्राइस गिरी P1 पे और क्वांटिटी बढ़ी Q1 पे। समझ आ गया मेरा बेटा? यस यस। सर। इसी तरह आखिरी वाला सप्लाई डिक्रीजेस, 4 सिचुएशन है या फिर साइमल्टेनियस शिफ्ट आएंगे जो इसके बाद हम देखेंगे। सप्लाई फॉल क्यों हो रही है? लेट्स से इनडायरेक्ट टैक्स लगा। Original equilibrium was at E where S and D were intersecting, price was P, quantity was Q. अब सप्लाई कर्व इनडायरेक्ट टैक्स लगने से लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है। ओरिजिनल प्राइस P पे देखो, सप्लाई इज एट A पॉइंट, डिमांड इज एट E पॉइंट। A टू E क्या हुआ? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, शॉर्टेज क्रिएट हुई। शॉर्टेज ने प्रेशर डाला प्राइस को ऊपर, क्वांटिटी सप्लाइड देखो एरो पे एक्सटेंड हुई, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट हुई। E1 पे नया इक्विलिब्रियम with a higher price and a lower quantity. सबको समझ आ गया? यस सर। This is all situations done. अब मैं इसी को एडवांस लेके जा रहा हूं। सेकंड यूनिट खोल के इसका सेकंड पार्ट। ओके, कुछ गलत कर दिया मैंने, इसको मैं एक बार बंद करता हूं। वी आर डूइंग इट राइट ऑन टाइम, इंशाल्लाह ताला ये खत्म हो जाएगा आज। ये जी, अब जी साइमल्टेनियस शिफ्ट्स, हमने डिमांड सप्लाई दोनों को, जब डिमांड सप्लाई दोनों शिफ्ट होते हैं उस वक्त सरप्लस शॉर्टेज आपने नहीं दिखानी होती, वो ऑटोमेटिकली नया इक्विलिब्रियम आता है। पहला केस, दोनों डिमांड और सप्लाई बढ़ रहे हैं। इनिशियल इक्विलिब्रियम E0 पे था जहां S0 और D0 कट कर रहे थे, प्राइस वाज P0, क्वांटिटी वाज Q0। किसी वजह से डिमांड बढ़ी, लेट्स से हायर इनकम्स, और सप्लाई बढ़ी ड्यू टू लेट्स से सब्सिडीज। नया इक्विलिब्रियम कहां आ रहा है? S1 और D1 का E1 पे। प्राइस वही रही अगर हमने बराबर शिफ्ट किया था और क्वांटिटी बढ़ गई। ये दोनों डिमांड और सप्लाई बढ़ रहे हैं, प्राइस डिमांड बढ़ने से बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने से गिरेगी, वो काउंटरएक्ट हो जाएगा, अलबत्ता क्वांटिटी ट्रेडेड ज्यादा हो जाएगी। किसी बच्चे को यहाँ मसला? नो सर। एक्सीलेंट। बोथ डिमांड एंड सप्लाई फॉल। अब इसको देखो मेरे बेटे, हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम E0 पे था, S0 D0 का, प्राइस P0, क्वांटिटी Q0। सप्लाई गिरी, मैंने ऊपर लिखा है ड्यू टू लेट्स से रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ी है, लेफ्ट पे S1 पे गई। इंटरेस्ट रेट लिख लेंगे। इंटरेस्ट रेट से बेटे दोनों शिफ्ट होते हैं, आप वो भी कर सकते थे बिल्कुल। दूसरा जी, हायर इनकम टैक्स, डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, E1 पे S1 D1 का इक्विलिब्रियम बना, प्राइस वही रही, क्वांटिटी कम हो गई। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? जब भी डिमांड एंड सप्लाई एक डायरेक्शन में जाते हैं, प्राइस वही रहती है, क्वांटिटी चेंज होती है। ठीक है, अब ये डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस। इक्विलिब्रियम इनिशियल था E0 पे, प्राइस P0, क्वांटिटी Q0। डिमांड बढ़ी है, लेट्स से इनकम्स बढ़ी थी, सप्लाई कम हुई, लेट्स से इनडायरेक्ट टैक्स लगा था, S1 D1 का इक्विलिब्रियम आया E1 पे, प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी वही रही। अगर आप लोगों की क्वांटिटी थोड़ी चेंज भी होती है तो कोई मसला नहीं, वो इतना छोटा मोटा माफ कर देगा कि बराबर शिफ्ट बच्चे ने नहीं किया, लेकिन कॉन्सेप्ट ठीक है। कोशिश करना कि बराबर शिफ्ट करो ताकि आपकी या प्राइस या क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए, तब आपने सही पैरेलल शिफ्ट किए। बच्चों समझ आ रहा है? ये एक बार बना के दिखा दो एक ग्राफ। डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस। अब देखो, डिमांड डिक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस। डिमांड गिरी, लेट से कोई इनकम टैक्स लगा था, लेफ्ट पे शिफ्ट D1 पे। सप्लाई बढ़ी S1 पे, नया इक्विलिब्रियम कहाँ आया? D1 S1 का, E1 के ऊपर, प्राइस गिरी, क्वांटिटी वही रही। तो ये हो गए ऑल पॉसिबल शिफ्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब दो शिफ्ट्स हो सरप्लस शॉर्टेज नहीं करते, सिंगल शिफ्ट हो तो सरप्लस शॉर्टेज करते हैं। अभी मैंने इसका एक शॉर्ट आपको शॉर्ट सी की बना दी फॉर योर एमसीक्यूज कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों बढ़े, प्राइस अनसर्टेन, क्वांटिटी इंक्रीजेस। इसको बाद में देख लीजिएगा। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट्स, जॉइंटली सप्लाइड गुड्स, ये हम बहुत पढ़ चुके हैं। अब ये कौन सी हैं? जो एक ही सोर्स से दो चीजें निकल रही हैं। जैसे एक जानवर को ज़िबा करते हो, उसमें से मीट भी निकल रहा है और लेदर भी, खाल भी और गोश्त भी। स्ट्रॉ एंड वीट, एक ही वीट के प्लांट में से भूसा भी पैदा होता है और गंदम का दाना भी निकलता है। हनी एंड बी वैक्स, शहद की मक्खी का छत्ता होता है, उन हनी कॉम्स में से शहद तो निकलते है, साथ में बी वैक्स ऑटोमेटिकली साथ बन के निकल आती है। तो दोनों चीजें जॉइंटली सप्लाइड है। ठीक है, तो अगर डिमांड फॉर मीट राइजेस, सप्लाई ऑफ लेदर ऑटोमेटिकली बढ़ेगी क्योंकि हम ज्यादा जानवर ज़िबा करेंगे और लेदर की प्राइस कम हो जाएगी। ईद के दिनों में जब हम जानवर ज़िबा करते हैं फॉर मीट, तो सप्लाई ऑफ लेदर बढ़ती है और सब ये फर्म्स हमें कह रही होती है हमें सब खाल दो, बिकॉज उनको पता है सप्लाई ऑफ लेदर बढ़ी हुई है और उसकी प्राइस गिरी हुई है। इसी तरह हनी की डिमांड गिरी,
बी वैक्स की सप्लाई, क्योंकि छत्ते लोग कम लगाएंगे, बी वैक्स की सप्लाई ऑटोमेटिकली फॉल होगी और उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। बच्चों समझ आ रहा है या कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है? Yes, sir. एक मैं आपसे एमसीक्यू पूछता हूँ, वो कहता है जैम एंड हनी आर सब्स्टिट्यूट्स। अब याद रखना, जैम एंड हनी पॉजिटिव रिलेशनशिप, सब्स्टिट्यूट्स, whereas बी वैक्स इज इन जॉइंट सप्लाई टू हनी। बी वैक्स हनी के साथ साथ जॉइंटली सप्लाइड हो जाती है। व्हाट विल हैपन टू द प्राइस ऑफ बी वैक्स इफ जैम बिकम्स एक्सपेंसिव? तसल्ली से सोचो, जैम महंगा हुआ, हनी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? हनी की डिमांड बढ़ जाएगी, हनी की डिमांड बढ़ेगी तो बी वैक्स की सप्लाई बढ़ेगी, उसकी प्राइस गिर जाएगी। समझ आ गई? डिमांड बढ़ जाएगी और बी वैक्स की सप्लाई वो कॉम्प्लीमेंट या डी बैक की नहीं, बी वैक्स इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, जॉइंटली सप्लाइड है। जब ज्यादा शहद के छत्ते लगाओगे तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगेन लेट्स डू इट अगेन। जैम एंड हनी आर सब्स्टिट्यूट्स, बी वैक्स इज इन जॉइंट सप्लाई टू हनी। What will be the effect of rise in price of jam on bee wax? ठीक है, उसकी प्राइस पे, उसकी प्राइस उसकी प्राइस डिक्रीज हो, यस, सर उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस फिर गिर वो जाएगी। हनी की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी। हनी की डिमांड इंक्रीज होने से बी वैक्स की सप्लाई बढ़ी थी, क्योंकि लोग ज्यादा छत्ते Yes. प्लांट करेंगे। सिंपल। रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस यूजेस, जी कॉपर एक एग्जांपल है। कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर्स में भी यूज होता है, जो कि हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं, कार मेकिंग में यूज होती है। तो कॉपर के डेंटिस्ट्री में भी यूज है, कई जगहों पे यूज है। सो लेट्स से अगर सप्लाई ऑफ कॉपर फॉल होती है, प्राइस ऑफ कॉपर बढ़ती है, तो बाकी सब इंडस्ट्रीज में भी सप्लाई गिरेगी, बिकॉज कॉपर वाज वन ऑफ देयर रॉ मटेरियल्स, वो महंगा हुआ, बाकी इंडस्ट्रीज में जॉइंट इफेक्ट आया, उनकी सप्लाई भी कम हो। समझ आ गई बात? हम कुछ इंटर रिलेशनशिप्स यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट इन केस कोई एमसीक्यू इस तरह का है। बस वी लुक एट योर टाइम, 8 मिनट पहले आ रहे हो, सुबह वीडियो देखना इसकी। जी अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशनशिप विद फाइनल डिमांड, ये आसान है। फंक्शंस ऑफ प्राइस आपको मैं करवा दूं, कल मैं आपको कुछ इसके एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा। प्राइस 4 फंक्शंस प्ले करती है और ये वन ऑफ द मोस्ट फॉरगॉटन टॉपिक्स है। जब भी एमसीक्यू आता है बच्चे स्टक होते हैं। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सप्लेन द फंक्शंस प्राइस प्लेज इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी या प्राइवेट सेक्टर। प्राइस को डिफाइन कर देंगे, प्राइस इज द वैल्यू कंज्यूमर्स प्लेस ऑन अ गुड और सर्विस, या प्राइस इज व्हाट फर्म्स चार्ज फॉर सेलिंग अ गुड और सर्विस, जैसे मर्जी डिफाइन करो। प्राइस का पहला फंक्शन है रैशनिंग। प्राइस plays the role of rationing, that is if price rises poor consumers cannot afford the product, इसलिए वो rationed out हो गए, अब वो नहीं खरीद सकेंगे। मिडिल क्लास buys less than before, वो थोड़े से ration out हुए। रिच कैन स्टिल अफोर्ड इट, और उनको लगेगा शायद क्वालिटी बेहतर है, वो ज्यादा खरीदेंगे, वो ration in हो गए। तो प्राइस ने किस तरह प्रोडक्ट को रैशन किया? अगर महंगी हुई, गरीब को फारिग कर दिया, रैशन आउट कर दिया। मिडिल क्लास को कम ले रहे हैं, अमीर उतना ही ले रहे हैं या ज्यादा ले रहे हैं। फॉल इन प्राइस, मिडिल क्लास ज्यादा खरीद सकेगी, पुअर रैशन इन हो जाएगा, वो ज्यादा खरीद सकेगा। अमीर समझेगा शायद क्वालिटी गिर गई है, वो कम खरीदेगा, वो रैशन आउट हो जाएगा। तो रैशनिंग का फंक्शन समझ आ गया प्राइस का? यस और नो? Yes, sir. ओके। Yes, sir. इंसेंटिव, प्राइस बिकम्स इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर्स। जिस चीज की प्राइस बढ़ रही हो, फर्म्स वो चीज ज्यादा बनाती हैं, बिकॉज इट्स अ सिग्नल ऑफ मोर डिमांड, उनको प्रॉफिट नजर आ रहा होता है। और जब प्राइस गिरती है, कंज्यूमर्स के लिए इंसेंटिव आता है कि इस चीज को ज्यादा खरीदें, उनकी वेलफेयर, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ रहा होता है। तो प्राइस एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स को फ्री मार्केट में इंसेंटिव दे रही है। अगर प्राइस बढ़े, प्रोड्यूसर्स कहते हैं ये चीज बनाओ जी, इसमें प्रॉफिट है, प्राइस बढ़ रही है। जैसे प्रॉपर्टी की प्राइसेस आजकल बढ़ रही हैं, मेरे समेत कई लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आ गए। अलबत्ता कंज्यूमर्स कहते हैं कि यार हर महंगे हो रहे हैं, अभी थोड़ा सा वेट कर लो, सस्ते हो जाए फिर खरीदेंगे। समझ आ रही है? इंसेंटिव एट द सेम टाइम, रैशनिंग, इंसेंटिव। फिर जी सिग्नल, प्राइस चेंज एक्ट्स एज अ सिग्नल। प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्रोड्यूसर को क्या सिग्नल मिल रहा है? दूसरी चीजें कम बनाओ, ये ज्यादा बनाओ, ज्यादा प्राइस है, ज्यादा प्रॉफिट है। लोअर प्राइसेस कंज्यूमर को सिग्नल है कि ये चीज ज्यादा खरीदो, हमारे बजट में आ रही है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, एलोकेशन मीन सिर्फ इस्तेमाल करना। राइजिंग प्राइस, ज्यादा रिसोर्स एलोकेट होते हैं उस चीज की तरफ, प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट मिल रहा होता है।
प्राइस गिरे तो कंज्यूमर उस तरफ अपनी स्पेंडिंग ज़्यादा एलोकेट करते हैं। ये हैं जी 4 फंक्शंस प्राइस के। तो अगर हम इसके वैसे 2 रिक्वायर्ड हैं फॉर एन 8 मार्क क्वेश्चन, डिटेल में करो तो एहतियातन 3 कर देना। प्राइस इज समथिंग दैट कंज्यूमर्स पे फॉर अ गुड और सर्विस, दिस द वैल्यू दे प्लेस ऑन अ गुड or service, and it's what firms charge for a product or service. Rationing role is when price rises, poor cannot afford the product, they are rationed out. Middle class buys less, they're rationed out. Rich can still buy and maybe will buy more because they'll think the quality is better, they are rationed in. वाइस वर्सा इंसेंटिव, प्राइस बढ़े प्रोड्यूसर ज्यादा उस तरफ रिसोर्सेज को लेके जाते हैं जो चीज महंगी हो रही है क्योंकि उनको पता है प्रॉफिट ज्यादा है। कंज्यूमर्स उस चीज से स्विच अवे कर रहे होते हैं बिकॉज उनको लगता है हमारी वेलफेयर कम हो रही है, एंड वाइस वर्सा। सिग्नल, जिस चीज की प्राइस बढ़ रही है प्रोड्यूसर्स ज्यादा वो बनाएंगे टू अर्न मोर प्रॉफिट, लेकिन कंज्यूमर्स कहेंगे प्राइस गिरे तो मैं ज्यादा लेता हूँ, हम क्वालिटी वगैरह को इस वक्त सिट्रस पैरेबस कर रहे हैं। Allocation, rising prices means more resources are allocated by producers towards that product to seek higher profit, but less resources will be allocated by consumers as they seek value for their spending, and vice versa. बच्चों समझ आ गया प्राइस के फंक्शंस? 100% क्लियर है मेरे बच्चों? तो बंद कर दूं मैं क्लास? Yes. Any Yes, question sir. on the second unit? Any question? No, sir. I guess not. No, Challenge. That's it. I'm very happy you guys are turning out in good numbers at night, and let's keep it, bright and breezy like this. You guys can